अभी देखो मैंने क्या बताया, एक तरफ जुडिशियरी है, जुडिशियरी ही डिसाइड करने लगती है ना, यही डिसाइड करने लगती है, डिसाइड्स कि भाई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है, ये है कि नहीं है। तो भाई आपने फिर रिलीजन को ऐसा आपने वहाँ पर क्यों बोला था? अगर हम बात करें आर्टिकल 26 की, 26 में तो आपने गारंटी दी है ना कि भाई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो होंगे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या करेंगी, वो अपने मैनेज जो अफेयर्स होते हैं, रिलीजियस अफेयर्स हैं, उनको अपने तरीके से क्या कर सकती है, मैनेज कर सकती हैं, कैन मैनेज देयर जो भी रिलीजियस अफेयर्स है, रिलीजियस अफेयर्स हैं, ठीक है ना, उनको आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ऐसा आर्टिकल 26 में आपने लिख के दिया है, ठीक है ना। बट यहाँ पर अब देखो जुडिशियरी क्या कर रही है, जुडिशियरी एक तरफ तो जुडिशियरी भी है ना, जुडिशियरी है तो जुडिशियरी का रोल भी निभा रही है, दूसरी तरफ वो अब पोप भी बनने का कोशिश कर रही है ना, मतलब अब वो चर्च भी बन रही है कि भाई हम डिसाइड करेंगे कि रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है। मतलब ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जैसे कि चर्च हो गए, ये तो कोई काम के ही नहीं रह गए ना, फिर तो सब आपको ही कर लेना था, तो आपने अपना रिलीजियस प्रैक्टिस क्यों बनाया? अब रिलीजन, अब एक टेम्पल है, टेम्पल बोलती है कि भाई मैं क्या करूँगी, ये टेम्पल है, हमारी ये बिलीफ्स है, हमारी ये कस्टम है, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर इस वुमेन को एंट्री दें, और इस भाई इस वुमेन को हम एंट्री नहीं देना चाहते, है ना। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको कि भाई गर्ल है, प्यूबर्टी एज में है, तो उसके लिए अलाउ नहीं है ना। और भाई जब मान लो आपको मेंस्ट्रुएशन वाला जो टाइम पीरियड होता है, पीरियड्स वगैरह वाला जो टाइम पीरियड होते हैं, इन सब पीरियड में मान लो वो मना कर रहा है, अलाउ नहीं करता है, उन सब चीज़ों को लेकर के टेम्पल अपने मैनेज कर रहा है, अफेयर कर रहा है अपने जो भी उसके अफेयर्स हैं। बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एंट्री मारती है, जुडिशरी एंट्री मारती है और बोलती है कि नहीं ये सब गलत है, आप इसको एंट्री मारो। तो भाई आप तो उसको रिलीजियस पर्पज से देख रहे हो ना, वो आप तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के आधार पर देख रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के आधार पर आपने सिर्फ ब्रॉडर सेंस में नहीं देखा, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ही था ना भाई, जिसको भी तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखा था। आप बोलते हो इक्वालिटी की बात कर रहे हो, इक्वालिटी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और आपने इसका बेस बनाया और बोला कि ये डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है, इसको बंद कर देना चाहिए। तो फिर ये राइट क्यों दिया था आपने मैनेज करने का? अब एग्जांपल देता हूँ भाई, अब यहाँ पर एक जैसे कि मैं आपको टेम्पल एंट्री की बात कर रहा हूँ, है ना, टेम्पल एंट्री, यहाँ पर वुमेन को मना कर दिया गया, तो भाई उसके पीछे टेम्पल ने कोई लॉजिक लगाया होगा, कुछ उसका कुछ बिलीफ्स होंगे, है ना, उसके कुछ ट्रेडिशंस होंगे, उनको देख करके तो हम क्या कर रहे हैं, उनको देख करके हमने क्या किया है भाई, कुछ नॉर्म सेट किए हैं, है ना, नॉर्म्स स्टैब्लिश किए हैं, है ना, और वो नॉर्म्स जो थे वो ओवर द सेंचुरीज से फॉलो किए जा रहे हैं, ओवर द सेंचुरीज, ठीक है ना। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है या हाई कोर्ट क्या कर रही है, उसको एनालाइज करती है और झट से उसको बैन कर देती है ना। भाई आप सुप्रीम कोर्ट हो गई, हाई कोर्ट हो गई, ये किस नज़रिए से देखते हैं कुछ समझ में नहीं आता, और उसके हिसाब से क्या कर देते हैं, उसको बैन कर देते हैं, और बोलते हैं कि ये वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन है और इसको क्या कर देना चाहिए, आपको हटा देना चाहिए। अब एक बात बताओ, ऐसे में तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो कन्या भोजन है वो भी डिस्क्रिमिनेशन है, मेल को भी बैठाना चाहिए। तो अब वुमेन इसके लिए क्या कर रही हैं, मूवमेंट लॉन्च कर रही हैं। उनको इसलिए मूवमेंट नहीं लॉन्च कर रही हैं वो कि उनको टेम्पल में जाना है, उनको बस अपने आप को असर्ट करने के लिए वो करती हैं। अब जब से ये टेम्पल एंट्री का मूवमेंट हुआ है, एक भी जो वो प्रोटेस्ट कर रही थी वो वुमेन नहीं एंटर की है, वुमेन सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस के कारण वो ऐसा मूवमेंट लॉन्च करती है, प्रोटेस्ट करती है। समझ में क्या? इसके पीछे रीज़न है ना भाई, कुछ बिलीफ होते हैं, कुछ फेथ होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, ओवर द सेंचुरी वो कुछ मान करके कुछ रूल्स सेट करते हैं। अब ऐसे में तो लड़के भी बोलने लगेंगे कि भाई कन्या भोजन है जैसे, तो उसमें हमको भी बैठाओ, भाई ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है ना। तो वो एक अलग चीज़ है भाई, कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ हम सोच करके कुछ नॉर्म स्टैब्लिश करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में आपको इक्वालिटी चाहिए। तो अब ऐसे में तो फिर ये भी, अब नेचर ने भी मान लो कि भाई अब जैसे प्रेगनेंसी है वो कौन अफोर्ड कर सकता हो, तो वुमेन ही कर सकती है। अब एक लड़का बोलने लगे कि नहीं ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये मेरे को भी प्रेगनेंसी अफोर्ड कराना है, तो भाई वो तो तुम अब स्टैब्लिश नॉर्म जो है, एक जो नेचर लॉ ऑफ नेचर है उसके अगेंस्ट बात करने लगे। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये लॉ ऑफ नेचर है, बट मैं बोल रहा हूँ कि भाई कुछ सेट ऑफ बिलीफ्स रहती हैं, उनके आधार पर ये सब चीज़ें कर रही हैं, है ना। अब जैसे कि ये अब ये डिस्क्रिमिनेशन हो, अब ये बोलने लगे कि भाई शादी के बाद अब ये लड़की ही क्यों जाती है लड़के के घर, आप आने लगो, तो भाई ये सोशल स्ट्रक्चर ही पूरा फिर फ्रेगमेंट हो जाएगा ना। फिर आप वो सब चीज़ें
ब्रॉडर सेंस में अगर देखोगे तो फिर बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। बट क्या हो रहा है यहाँ पर, जुडिशियरी क्या कर रही है, इस पर चाहेंगे तो हम डिस्कस करना ना तो बहुत कुछ डिस्कस कर सकते हैं। बट ये जो मैंने आपको कन्या भोजन वाला एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिससे आप बोल सकते हो। जरूरी नहीं है कि जब भी जुडिशियरी ऐसा कर रही है तो वो बहुत अच्छा है, समझा गया। तो इसीलिए एक टर्म यूज किया जाता है इस चीज़ के लिए जिसको बोलते हैं जुडिशियल पेपिज्म, ठीक है ना, पेपिज्म, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, जुडिशियल पेपिज्म, पेपिज्म मतलब जिसको दूसरी टर्म में जुडिशियो पेपिज्म सबसे ज़्यादा रेफर करते हैं, जुडिशियो पेपिज्म, है ना। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जुडिशियली ओवर इंटरवीन करती है, इंटरवीन नहीं कर रही है वो। एक तो आप जुडिशियरी का काम करो, ठीक है, वहां तक आप ओवर इंटरवीन करने लगते हो। अरे भाई मेरे को संथारा करना है और आप मना करने लगो कि नहीं ये आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये नहीं। अरे मैं क्यों, मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ भाई, है ना। आप क्या कर रहे हो कि आप जबरदस्ती में नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं बैठा हूँ जंगल में योग कर रहा हूँ, आप जंगल में नहीं बैठ सकते, योग नहीं कर सकते। योग करोगे तो भाई आपके कारण क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे चींटियां मर रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी चीजें आप बताने लगोगे, है ना। तो भाई आप योग नहीं कर सकते, संथारा नहीं कर सकते, है ना। भाई आप जैसे कि बहुत सी चीजें, खैर छोड़ो, मैं यहाँ पे क्या होता है कि क्लास में आप लोगों को बहुत सी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है ना। नहीं तो अगर क्रिटिसाइज करने को आप बोलो तो आप 100 उदाहरण से क्रिटिसाइज कर देंगे तो फिर वो अलग बात है। बट क्या है कि मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि भाई आप समझो कि जुडिशरी क्या करती है, ओवर इंटरवीन नहीं करती, जो जुडिशरी ओवर इंटरवीन करती है। व्हेन जुडिशरी ओवर इंटरवीन करने लगती है, भाई आपको किसने हक दिया है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है वो डिसाइड करने का। अब आप बोल दोगे कल को अगरबत्ती नहीं लगाओगे आप तो भाई उससे आपका धर्म खतरे में नहीं आ जाता, इसलिए हम बोल रहे हैं अगरबत्ती बैन करो क्योंकि इससे पॉल्यूशन होता है। अरे ये बिना सेंस की बातें, ठीक है ना। तो ये जो जुडिशरी क्या होता है जब ओवर इंटरवीन करने लगती है इन द मैटर ऑफ रिलीजियस, इन द मैटर ऑफ रिलीजन, समझ में, वो भी कैसे, बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, है ना, कैसे बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। भाई आपको भी पता है कि कुछ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होती हैं, अब वो मतलब ओल्ड ट्रेडिशन से फॉलो किए जा रहे हैं और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। आप जैसे मैं टेम्पल एंट्री का वहाँ पे बोल रहा था आपको, भाई अब देखो, अब मेरा बिलीफ है, जैसे कि आप समझो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब वहाँ पर एक वुमेन है, ठीक है ना, वुमेन है, उनकी कुछ एक, वो वुमेन को एंट्री नहीं कर रहे हैं, पहली बात। कुछ एज होती है ना, जिसको बोलते हैं एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन वाला जो एज होता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुएशन का जो एज है, ठीक है ना, उस एज में उनका कुछ बिलीफ है कि अगर ऐसा होता है तो भाई वुमेन के साथ कुछ वो चीज़ें हो जाती है जिसमें हो सकता है वो मेंटली या फिर साइकोलॉजिकली उतनी प्रिपेयर ना हो, ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके आधार पर उन्होंने एक नॉर्म स्टैब्लिश किए हैं और उन्होंने क्या बोला है कि भाई इस एज में हो आप तो आप टेम्पल में मत आइए ना, है ना। भाई आप टेम्पल में मत आइए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको मना ही कर रहे हैं, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, है ना। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैसा देखा कि भाई ये वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं आएगी, समझा क्या। अब भाई अब जैसे कि अब मान लो कि भाई हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है कि भाई आपको अगरबत्ती लगाना है, आपको हवन करना है ना, हवन करना है, हवन करने के साथ आप फैमिली के साथ बैठते हो, है ना। भाई आप कल को बोल दोगे कि नहीं हवन करना भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, तो इसके कारण क्या हो रही है, इसके कारण बहुत सारा हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, कुछ भी, खैर पॉल्यूशन होता नहीं है। बट अभी लेफ्टिस्ट वगैरह को आप 10-15 लेफ्टिस्टों को बैठा दोगे तो वो ये सब बताने लगेंगे कि इससे ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है ना। बट वो बोलेंगे कि इससे रिसोर्सेज का फालतू में यूटिलाइजेशन हो रहा है, इससे कुछ होता जाता नहीं है, ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, इसको क्या कर दो आप, बैन कर दो, है ना। अब यहाँ पे एज ऑफ मेंस्ट्रुएशन वाला जो एज है उसको लेकर के उन्होंने बैन लगाया था, ठीक है, बैन नहीं लगाया था, एक्चुअली में मना कर रहा था कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते। हम भी ये बोलते हैं कि नहा धो करके पूजा पाठ करना चाहिए, भाई ये सब कुछ आपके ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ बिलीफ्स होते हैं। अब इनको आप बोल दोगे कि नहीं ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है ये वो, और फिर उसको आप बैन कर दो और बोलो कि नहीं ऐसा है वैसा है ना। तो भाई ये संथारा की प्रैक्टिस ऐसे ही उन्होंने बैन कर दी, ट्रिपल तलाक का उन्होंने बैन कर दिया, ठीक है ना। ऐसे उन्होंने जो टेम्पल एंट्री में क्या हुआ था, जैसे हाजी अली दरगाह वाला इशू है, शनि सिंगनापुर वाला है, सबरीमाला वाला केस है,
इन सब को इसी के एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के दम पर ही जो जुडिशरी होती है वही प्रिंसिपल को देखती है कि आपका वो प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है कि नहीं। अब उसी पर डिबेट आ जाता है कि भाई आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले, तो फिर बात वही आ जाएगी। तो भाई आपने पावर किसको दी है इंटरप्रेट करने की? आपने पावर ने तो सुप्रीम कोर्ट को ही दिया है ना, हाई कोर्ट को ही दिया है, तो कौन इंटरप्रेट करेगा? तो फिर वो सब मैटर ऑफ डिबेट खिंचता जाएगा आप जितना इन्वॉल्व हो गए। खैर आपको मेरे को समझाना क्या था, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ये आपको समझाना था। और दूसरा टर्म क्या याद रखना आप, जो अभी मैंने आपको बता दिया, जुडिशियोपैपिज्म। ठीक है, ये दो टर्म आपको क्लियर हो गया ना, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस और जुडिशियोपैपिज्म। वो सब एग्जाम्पल, ये सब जो भी मैंने आपको बताया, ये सब आप अदर वे और इधर वे में मत लेके जाना। ठीक है, मेरा काम बस आपको समझाना था कि भैया एक व्यू है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कब क्या है, क्योंकि जुडिशियल पैपिज्म समझाने के लिए आपको ऐसा पढ़ाना पड़े, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस क्या है वो समझाने के लिए आपको वैसा पढ़ाना पड़े। और आपको अगर जो भी हो, आपका अपना व्यू है, आपको सारे व्यू को अपने रख सकते हो। ठीक है, खैर मेरा यही व्यू है कि भाई ये सब जो है ये कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस नहीं है। कुछ बिलीव्स होती हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, उसको ओवर लॉन्ग प्रैक्टिस। और रही बात कल्चर की रिस्पेक्ट देने की, तो इंडिया का मैंने आपको पहले बताया है, ताकि भी इंडिया में आप देखना कभी भी जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, है ना, ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में आपने वुमेन रूलर कभी सुना है? वुमेन रूलर्स, कोई भी किंग क्वीन का नाम जानते हो? ये जो आप जानते हो, जो भी क्वीन एलिजाबेथ, ये सब कब के हैं? ये सब मॉडर्न टाइम्स में बनी। एंशियंट समय में आप देखा है आपने, है ना भाई, आपने क्वीन दिद्दा का नाम सुना होगा, क्वीन दिद्दा। ठीक है ना, उसके अलावा भाई अभी गुप्तास के समय में बहुत इंपॉर्टेंट दिया जा रहा था इनको। सातवाहन के समय में आपने देखा होगा, सातवाहन के समय में इक्ष्वाकु जो किंगडम्स थे वहाँ पर देख लो आप। ठीक है ना भाई, यहाँ पर इन सब में क्या होता है, यहाँ पर फीमेल रूलर्स देखी गई, फीमेल रूलर्स। ठीक है ना, गुप्तास पीरियड में जो अभी न्यूज़ में था रिसेंटली, जो इनकी जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनकी जो बेटी थी, उनकी बेटी की शादी शायद ये जो इक्ष्वाकु जो वंश के राजा थे उनके साथ उनका विवाह हुआ था। बाद में जब राजा की डेथ हो गई थी तो उसको उन्होंने ही पूरा फिर वो रूल किया था, उन्होंने ही एज अ रूलर बनाया था। फिर आप सब जानते हो कि भाई जो बाद में बहुत बाद मेडिवल के समय की भी बात करें अगर, तो भाई रजिया सुल्तान का नाम आप जानते हो, रजिया सुल्तान। फिर बात करें भाई रानी दुर्गावती, है ना, ये सब का नाम आप जानते हो, लक्ष्मीबाई। ठीक है ना, ये सब भाई, ये सब ज्ञान देने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। हमने ऐसा नहीं है कि भाई हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, बहुत सारा इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है। वेदों में भाई वुमेन का कंट्रीब्यूशन है ना, वेद्स में भाई, अभी आपको भक्ति मूवमेंट में बताऊंगा, उसमें भी बहुत सारे जो लेख लिखे हैं वो वुमेन से लिखा है। तो भाई जो ज्ञान देने वाले हैं वो थोड़ा सा आपको मिल जाएंगे ऐसे, कि नहीं हमारे इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा होता है वैसा। सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं, समझा कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स। ठीक है, टेम्पल एंट्री के लिए हजारों कितने समय से वुमेन फाइट कर रही थी, है ना, और जब से टेम्पल एंट्री हुई तो भाई कितनी वुमेन गई हैं, आप आंकड़ा जा करके चेक कर लेना। और सबसे पहले जो उसकी लीडर थी, वुमेन लीडर, है ना, उसका जरूर देखना आप कि भाई जो ज़्यादा टेम्पल एंट्री के लिए फाइट कर रही थी उसने खुद कितने बार वुमेन में टेम्पल एंट्री। उसके बाद इनका अता पता नहीं था, सिर्फ पॉलिटिक्स के कारण भाई टाइम पास करने के लिए कुछ मुद्दा मिल जाए, उसी के लिए ऐसे कुछ चीज़ें देखी गई, समझा क्या ना, सिर्फ उसी के लिए ये देखते हैं। ठीक है, सिर्फ पॉलिटिक्स एसोसिएटेड है और कुछ नहीं। वुमेन्स के राइट की जब बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस इंडिया शो करता है वुमेन्स को, समझा क्या। सातवाहन में आपने पढ़ा होगा कि भाई उनके नाम पर, क्वीन के नाम पर सिक्के चलते थे, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा, है ना, कि भाई जो समुद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त हैं, उनके पिताजी जो थे, समझा क्या, जो क्या नाम था उनका, समुद्रगुप्त के पिताजी का, चंद्रगुप्त तो उनके चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके, मेरे को एग्जैक्ट अभी भूल गया नाम। उनकी जो पत्नी थी जो कौन से वंश से थी वो, कौन से अरे वो आप जैनिज्म में भी उनका नाम खूब पढ़ते हो, जैनिज्म के समय में उनको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो वो उनका कॉइन में दूसरी तरफ उनका भी नाम छपवा करके ये चलाया गया था। एग्जैक्ट अभी मेरे को दिमाग से स्लिप कर गया, आ नहीं रहा यार, जब आएगा मैं आपको बता दूँ। तो भाई ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है ना, तो फालतू की बस बकवासें हैं, आप सुने चलो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक
ठीक है ना, फ्रॉम एंशियंट टू, आप कभी भी टाइम उठा लेना मिडिवल में सब जगह, ठीक है ना, यहाँ पर भी रजिया सुल्तान का नाम सुनने को मिलता है, ठीक है ना। ये सब ब्रिटिश के आने के बाद ये सब फालतू के पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। क्लियर है? तो कुल मिला के आपको मेरा भाई 2 काम है, ये सब कोई काम का नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बस आपको एक आइडिया दे रहा था कि कभी भी इक्वालिटी और उसकी बात है तो आपको अपने थोड़ा सा कल्चर के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मेरे को समझाना क्या था, जुडिशियो पैपिज्म और क्या बोल रहा था, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है। ये 2 चीज क्लियर हो गई आपको? बोलो भाई। ठीक है, ठीक है। अब देखें आगे, अब देखते हैं क्या भाई, फीचर्स बताओ इंडिया में जो फीचर्स हैं इंडियन सेकुलरिज्म, है ना, फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। मतलब सबसे पहला फीचर क्या बताओगे भाई आप, पॉजिटिव कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कंसेप्ट है। पॉजिटिव कंसेप्ट क्यों, क्यों बताओ? क्योंकि भाई हम सारे जो रिलीजन है उनको रेस्पेक्ट करते हैं, सारे रिलीजियस को इक्वली प्रोटेक्ट करते हैं। वेस्टर्न क्या बोलता है, वेस्टर्न कंप्लीट सेपरेशन की बात कर रहा है, लेकिन हम कंप्लीट सेपरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पार्शियल सेपरेशन की बात करते हैं। हमारा पॉजिटिव इंटरफेरेंस हो सकता है, मतलब याद कर लो, यहाँ पे समझ लो, स्टेट का इंटरफेरेंस हो सकता है क्या? हाँ, इंटरफेरेंस हो सकता है, काहे में? रिलीजन में। कब कब बताओ? हाँ, मतलब वही पॉजिटिव, अब हाँ बस बस पॉजिटिव मतलब वो क्या हो गया, पॉजिटिवली इंटरवीन कर सकता है ना, उसको क्या बोल रहे हैं हम, उसको पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के इंटरवीन कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंटरफेरेंस। जैसे याद करो मैंने क्या बताया था भाई, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बताया था मैंने कि पॉजिटिव इंटरफेरेंस कर सकते हैं, बताया था ना, तो इसको क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव इंटरफेरेंस, है ना, पॉजिटिव इंटरफेरेंस किया जा सकता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा ये जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल में ही उसको वो हमारा एक तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू ही है ना भाई, मेंशनड है ना, मेंशनड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं है, मेंशनड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट दिया गया है भाई, फंडामेंटल राइट टू रिलीजन दिया गया है कि नहीं अंडर भाई 25-26 देखा होगा आपने, ठीक है ना, 25, 26, 27, 28, ये जो 4 आर्टिकल हैं ये कहाँ से डील करते हैं, इसी से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही एम्बॉडीड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ हैं, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसको बताया गया, तो इसको आप ऐसा बोल सकते हैं एम्बॉडीड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, वो भी फंडामेंटल राइट में, वो भी पार्ट 3 में, ठीक है ना, क्लियर है। अब एक बात बताओ, सिर्फ सेकुलरिज्म सिर्फ एम्बॉडीड है क्या? इसके साथ साथ मैं ये भी तो बोल सकता हूँ थर्ड पॉइंट में कि भाई ये सिर्फ एम्बॉडीड नहीं है, सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं? एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि नहीं बोला था? ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई जो सेकुलरिज्म है वो इंडिया का बेसिक फीचर है, मतलब जो जब हम बेसिक फीचर की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म क्या हो जाता है, हमारे देश का एक बेसिक फीचर मान जाता है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में उसको इंक्लूड किया जाता है। और बेसिक स्ट्रक्चर को इंक्लूड करने का मतलब क्या है कि भाई अगर आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एंटी सेकुलर एक्टिविटीज अगर कैरी आउट करती है तो याद करो इमरजेंसी के चैप्टर में मैंने क्या बताया था, उस पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने एसआर मुंबई केस में बोला भी था कि भाई अगर कोई भी स्टेट एंटी बेसिक एंटी रिलीजियस प्रैक्टिस को, एंटी सेकुलर पॉलिटिक्स को फॉलो करता है और उसको इम्प्लीमेंट कराने का कोशिश करता है तो भाई वो लायबल है, काहे के अंडर, आर्टिकल 356। और 356 का मतलब क्या है आपको पता है, प्रेसिडेंट रूल, मतलब ये क्या है, सिर्फ दिया नहीं गया है, ये सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है कि नहीं है? आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर ध्यान नहीं आएगा आप, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस कर लो। ये एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये बात समझा गई? एसआर मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिक स्ट्रक्चर बता करके रखा है, ठीक है ना। और वही बोला मैंने, अगर स्टेट फॉलोज
इफ स्टेट फॉलोज क्या, एंटी सेक्युलर एक्टिविटीज, फिर क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लायबल फॉर एक्शन अंडर आर्टिकल कौन सा है, कौन सा बोलते हैं भाई, 356 नहीं हुए अभी तक याद आपको। ठीक, ये सेकेंड थर्ड फीचर था, डन है। फोर्थ फीचर देखो, फोर्थ फीचर क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये जो रिलीजन है ना, ये जो रिलीजन है मतलब जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह होती है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि और फिर ट्रस्ट हो गई, चैरिटीज़ हो गई, इनसे रिलेटेड जो भी चैरिटीज़ हैं, ट्रस्ट हैं, ये सब काहे में आती है पता है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में होती है, अंडर कॉन्करेंट लिस्ट। तो जब कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई तो भाई दोनों स्टेट गवर्नमेंट का और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का ही इस पर कंट्रोल आ गया, है ना, अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन गवर्नमेंट। क्लियर है, मतलब क्या हो गया, इनको रेगुलेट करने के लिए, टू रेगुलेट देम, कौन नियम कानून बना सकता है, टू रेगुलेट देम, ठीक है ना, इवन यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉ और स्टेट गवर्नमेंट कैन ऑल्सो मेक लॉ, ठीक है ना, कैन मेक देयर ओन लॉस, डन है। मतलब ये नहीं है कि एक को दे रहा है, दोनों को दे रहा है कि भाई आप सब रेगुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं, फॉलो, डन है। नेक्स्ट समझो, इक्वालिटी का बात आती है। नेक्स्ट फीचर क्या है, हमारे यहाँ जो सेक्युलरिज्म है इक्वालिटी पर फोकस करता है। कैसे फोकस करता है बताओ, स्टेट का कोई रिलीजन होगा नहीं होगा, ठीक है ना, प्लस मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई स्टेट प्रिवेंट करेगा डिस्क्रिमिनेशन को, है ना, कि भाई स्टेट डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करेगा, सबको प्रमोट करेगा। देखो यहाँ पे इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है वो काहे पर फोकस करता है, सर्वधर्म संभव पर, सर्वधर्म संभव, ठीक है ना। सर्वधर्म संभव का मतलब क्या है, सर्वधर्म संभव का मतलब ये है कि हमारे देश में स्टेट किसी एक को प्रमोट नहीं करेगा पर सबको फोकस करेगा। स्टेट का कोई एक रिलीजन तो नहीं होगा, स्टेट का जो सपोर्ट होगा, है ना, फॉर ऑल रीजन होगा, है ना, फॉर ऑल रीजन। इसीलिए हज के लिए भी सरकार करती है, और जो हम चार धाम की यात्रा करते हैं उसके लिए भी सरकार फ्री में जो ट्रेन वगैरह चलाती है, जो जैनों के लिए सरकार फ्री में ये सारी चीज़ें करती है, जो भी अरेंजमेंट करना है वो सब, जो भी सेकुलर एक्टिविटीज़ होती है वो सब सरकार फ्री में ही प्रोवाइड करती है। तो सरकार सपोर्ट करती है सबको, ताकि हमारे देश में सारे रिलीजन फ्लरिश हो पाए, समझ में, कोई भी रिलीजन छूट ना पाए, सब फ्लरिश हो, है ना, सो दैट एवरी रिलीजन फ्लरिश। अभी देखो, अभी मैंने क्या बताया, ये जो एग्जांपल देखो यहाँ पे, अभी सिखिज्म के लिए क्या किया है ना भाई, जो आपका ये था आपका करतारपुर कॉरिडोर, है ना, करतारपुर कॉरिडोर सरकार ने कितना किया इसके लिए, है ना। वहीं पर देखो भाई, आप देखना कि भाई जो हिंदुइज्म में भी जो चार धाम वगैरह के लिए सरकार इतना करती है, ट्रेन वगैरह चलती है, वहीं पर सरकार पहले हज की सब्सिडी देती थी, है ना, भाई जाने के लिए। तो ये सब क्या है, सब के लिए। अब ये नहीं बोल सकते आप कि भाई इस्लाम के लिए अगर 100 करोड़ दिया है, 100 करोड़ दिया है तो हिंदू के लिए भी 100 करोड़ दो, है ना, हिंदुइज्म के लिए भी 100 करोड़ दे, जैनिज्म के लिए भी 100 करोड़ दे। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि भाई जिस सबको एक बराबर पैसे दे, सबके लिए एक बराबर सपोर्ट करे। सरकार से जितना होगा, जितना जितना सबके लिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, बस सबके लिए करेगी। अब ये लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि भाई 1500 करोड़ उसको मिले तो 1600 मेरे को मिलने चाहिए, मेरे को उससे कम क्यों मिला, ज़्यादा क्यों नहीं मिला। भाई जितना भी स्टेट की कैपेसिटी है सबके लिए इक्वल वो करेगी, समझा क्या, इक्वल वो क्या करेगी, आपको बढ़ावा देगी, ठीक है ना। अपहोल्ड करेगी क्या, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, will not uphold any particular religion,
मतलब इसी को हम क्या बोलते हैं, जो धर्म निरपेक्ष की बात करते हैं, मतलब कुल मिला के पंथ निरपेक्ष है जो, है ना, निरपेक्ष रहेगा, ठीक है ना, किसी भी चीज को लेकर के पक्षपाती नहीं होना, ठीक है। प्लस ये स्टेट को प्रिवेंट करता है, ऐसा अगर होता है तो स्टेट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है ना, प्रिवेंट्स स्टेट काहे को, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग एनी रिलीजन, एनी सिटीजन कर लो, एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, है ना भाई। जब अगर स्टेट न्यूट्रल रहेगा, स्टेट किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, सभी को सपोर्ट कर रहा है, तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा क्या, रिलीजन को लेकर के किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, उसके लिए तो सारे सिटीजन बराबर हो गए ना, वो तो सबको ही सपोर्ट कर रहा है, वो ये नहीं चाह रहा है कि हम डिस्करेज करें किसी को, सब हमारे लिए सब सर्वधर्म संभव के कंसेप्ट पे लाई करता है। वहाँ पर यहाँ पर सबको हम बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारी आइडियोलॉजी ऐसी है कि सब बढ़े, समझा क्या। जब हमारे लिए सभी इक्वल है तो हम किसी सिटीजन में डिस्क्रिमिनेशन क्यों करेंगे, समझा क्या। तो ये नेक्स्ट फीचर था इक्वलिटी का। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ आपको, नेक्स्ट फीचर मैं बोल रहा हूँ जिसको बोलते हैं फोकस ऑन हार्मनी। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट कि हम फोकस काहे पे करता है इंडिया का सेकुलरिज्म, फोकस ऑन हार्मनी। कैसे भाई, टाइट सेपरेशन ऑफ पावर होता, टाइट सेपरेशन ऑफ पावर होता तो भाई क्या होता है कि भाई वो नहीं हो पाता अच्छे से, ठीक है ना, कि भाई स्टेट इंटरफेरेंस करके कोई चीज़ को देखो हार्मनी कैसे, जैसे कि गलत प्रैक्टिस चल रही है ना, गलत प्रैक्टिस अगर सरकार को लगता है गलत प्रैक्टिस है वो चल रही है तो उससे क्या होता है, सोशल फैब्रिक कमज़ोर होता है। लेकिन अगर स्टेट को लगेगा तो स्टेट क्या कर सकती है, पॉजिटिव इंटरफेयर कर देगी, समझा क्या, पॉजिटिव इंटरफेयर करके उसको सुधार कर देगी, है ना। उससे क्या होगा, स्टेट प्रिवेंट कर लेगा कोई भी कन्फ्लिक्ट को, समझेगा, बिटवीन द रिलीजन और मतलब बिटवीन द रिलीजन और विद इन द रिलीजन, है ना, दोनों को ही। जो कि अगर ऐसा अगर मान लो कि इंटरफेयर नहीं कर पाती सरकार, अगर ऐसा इंटरफेयर नहीं कर पाती तो फिर सोचो कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता। सरकार अभी क्या कर सकती है, दोनों के बीच में हार्मनी बना सकती है। भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अब एक जैसे वुमेन ही, अगर वुमेन का एंट्री नहीं होता तो सोचो ये कितना बड़ा मूवमेंट हो जाता, वुमेन को डिस्क्रिमिनेट करके सोचो फिर कितना बड़ा मूवमेंट लॉन्च करके हो सकता है, इस पर एक पूरा सेपरेट हो जाए, पूरा एक वर्ग सेपरेट हो जाए। तो ऐसा ना हो इसलिए सरकार ने पॉजिटिवली इंटरवीन किया और दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का कोशिश की। तो इसी पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ मैं, फोकस करती है काहे पर, हार्मनी पर, समझा क्या। कैसे भाई, प्रिवेंट करके, प्रिवेंट्स कन्फ्लिक्ट, है ना, कन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करके। ये कन्फ्लिक्ट काहे को लेकर के हो सकता है, बिटवीन द रिलीजन हो सकता है, समझ में। जैसे कि एक को सपोर्ट करते दूसरे को सपोर्ट नहीं करते तो क्या होता भाई, वो बोलते कि हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो एक सरकार के खिलाफ नफरत पैदा होती, फिर उसके खिलाफ फिर आपको पता है कि टेंशन बढ़ती, सरकार काउंटर प्रोडक्टिव करती, फिर ये लोग काउंटर प्रोडक्टिव होते तो टेंशन बढ़ जाता, है ना। और विद इन द रिलीजन भी, विद इन द रिलीजन मतलब जैसे कि हिंदुज़म में मान लो कि भाई जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जो एससीज हैं, है ना, वो प्रोटेस्ट करने लगे कुछ, जैसे टेम्पल एंट्री में इनके लिए भी एक समय प्रोटेस्ट हो रहा था। जो नीचे जो लोअर क्लास के लोग थे वो अपने आप को अलग करने लगे थे अपर क्लास के लोगों से, अपर क्लास के लोगों से बोल रहा हूँ, मतलब ये जो हिंदुइज्म का जो ये आपका कास्ट बेस्ड हायरार्की था उससे, ठीक है ना। तो उस समय मान लो अगर भाई हार्मनी ना हो, कुछ भी ना हो, तो फिर वायलेंस वगैरह भी तो हो सकता है, कन्फ्लिक्ट के साथ साथ वायलेंस हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, अनस्टेबिलिटी हो सकती है। तो स्टेट क्या कर सकता है, पॉजिटिवली इंटरवीन करके दोनों के बीच में एक हार्मनी बना के वो कर देगा, है ना। नेक्स्ट क्या बात कर रहा हूँ, इंडिया का रिलीजियस जो फीचर है वो ऐसा भी है जिसको हम बोलते हैं रूम फॉर रिलीजियस रिफॉर्म, है ना, स्पेस होता है, स्पेस फॉर रिलीजियस रिफॉर्म, है ना। ये आपको पहले ही बता दिया हूँ, स्टेट को एक स्पेस देता है कि भाई अगर ज़रूरत पड़ी तो आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिवली इंटरवीन कर सकते हो, और पॉजिटिवली इंटरवीन करके आप क्या कर लो, पॉजिटिवली इंटरवीन करके आप उसको सही कर सकते हो, समझा क्या। तो भाई ये एक स्पेस छोड़ता है, ये बात याद रखना, समझा क्या। जैसे कि ढेरों एग्जाम्पल आप जो जानते हो, है ना, जैसे कि मान लो सुपरस्टिशियस बिलीफ्स हैं, उनको भी ये ख़त्म करता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि भाई
एक समय क्या होता, बनारस के किनारे कुछ मान लो कि भाई कुछ अघोरीज लोग थे, वो क्या करते थे कि भाई जो स्कल होता था, है ना, जो आदमी की लाशें होती थी, जो वहाँ पर जला दी जाती थी, फिर उसके बाद क्या करते थे, वो उन स्कल से वो हड्डियाँ वगैरह को निकाल करके और फिर उस पर डांस वगैरह करते थे, उनको इधर उधर परफॉर्म करते थे अपने प्रैक्टिसेस को। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया और उसके बाद मना किया गया, गवर्नमेंट को भी निर्देश दिया गया कि ऐसा ना करें, ये सब देखो। तो मतलब जो भी एविल प्रैक्टिस है, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस है, अगर वो प्रिवेल कर रही हैं, प्लस जो भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं, उनको भी सरकार क्या कर सकती है, रिफॉर्म कर सकती है। तो ये स्पेस फॉर रिफॉर्म छोड़ के देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि भाई प्रोटेक्ट करता है। देखो 7th क्या बोलता है, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको पावर देता है कि आप अपने जो अफेयर्स हैं उनको खुद से आप क्या कर सो, मैनेज कर लो। मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल आ गया, प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस अफेयर्स बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देमसेल्व्स ना, वो खुद से ही क्या कर सकती हैं, प्रोटेक्ट कर सकती हैं। ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है और ये क्या है, एक तरीके का फंडामेंटल राइट, समझा क्या। नेक्स्ट क्या है, प्लस अब देखो बात अगर होती है हमारे इंडिया में, एक चीज समझना, ठीक है ना, एक चीज समझना, अगर हमारे यहाँ दिक्कत होती है अधिकार को लेकर के, राइट्स वर्सेस रिलीजन, है ना, जब टकराव होता है तो ज़्यादा फोकस किस पर रहता है, राइट्स पर। ये बहुत अच्छी बात है ना, कि भाई हम अधिकारों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसको हम इंपॉर्टेंस ज़्यादा देते हैं, समझ में, रिलीजन से ज़्यादा हम अधिकार देते हैं, काहे को, आपके अधिकार मतलब आपके राइट्स को, ठीक है ना। हम किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मान लो कि भाई जैसे कि ये वुमेन वाला बताया ना मैंने, आप भाई रिलीजियस प्रैक्टिस तो ठीक है अपनी जगह, पर अगर उसका टकराव होता है राइट से, आपके अधिकारों से, तो फिर किसको फोकस किया जाता है, फोकस देते हैं हम काहे पर, ज़्यादातर हमारा फोकस रहता है आपके अधिकार वंचित ना रहे, समझा क्या। तो ये बात एक अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट कौन सा जो भी पॉइंट हो, टॉलरेंस का। हमारे यहाँ क्या है कि भाई एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द रिलीजन, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल द रिलीजन। तो इसके कारण क्या होता है, ये क्या बताता है आपको, ये टॉलरेंट एटीट्यूड बताता है स्टेट का अपने जो लोग हैं उनके प्रति, है ना। ये क्या शो करता है, ये शो करता है भाई टॉलरेंट एटीट्यूड। देखो सब सारे रिलीजियस प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकता है, स्टेट तो सभी को मान रहा है, तो सरकार तो सभी के लिए काम कर रही है, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके लिए तो सब बराबर है। तो सबके खिलाफ क्या होता है, एक टॉलरेंट एटीट्यूड आता है, ठीक है। जब स्टेट ही टॉलरेंट है तो आपको नहीं लगता कि जो स्टेट की सोसाइटी होगी उसमें भी टॉलरेंस लेवल अच्छा होगा, है ना। भाई जब लोग सब प्रोफेस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपने पक्ष रख सकते हैं, अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, सारे को अपने अपने अफेयर्स मैनेज करने का अधिकार है, तो कन्फ्लिक्ट कम होगा ना भाई, इसमें तो सब एक दूसरे को जानते हैं, सब एक दूसरे को समझते हैं, तो टॉलरेंस लेवल जो होता है सोसाइटी में वो भी बढ़ता है, समझ में आ रही बात। तो भाई टॉलरेंस लेवल भी हमारे यहाँ बढ़ता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है लिबरल पॉइंट, ठीक है ना। लिबरल कैसे, ठीक है ना, जैसे कि मैंने क्या बताया कि भाई हमारी सोसाइटी जो होती है प्रोग्रेसिव है ना, हमारे यहाँ जो सेकुलरिज्म है वो प्रोग्रेसिव है। अगर लगता है कुछ सोशल प्रैक्टिस है जो ऑप्रेसिव है ना, जो नॉन इगैलिटेरियन कैरेक्टर के, है ना, जिससे डिग्निटी, सेल्फ रेस्पेक्ट, ये सब चीज़ों को जो डिस्करेज करती है, उन रिलीजियस प्रैक्टिस से हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उनको अब फॉलो नहीं करना चाहते हैं, है ना, स्टेट भी उनको फॉलो नहीं करने दे रहा है। इससे क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी भी ट्रांसफॉर्म कर रही है, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन रही है। और लिबरलिज्म क्या होता है, वही कि मॉडर्न वैल्यूज, जो मॉडर्न आइडियाज़ हैं उनको भी एक्सेप्ट करो आप, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि जो सोशल प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे कि सोशल प्रैक्टिसेस जो कि कैसी होती हैं, डिस्क्रिमिनेटरी है ना, डिस्क्रिमिनेटरी हैं, ठीक है।
वो ऑप्रेसिव्स हैं, ऑप्रेसिव हैं, वो नॉन इगैलिटेरियन है, नॉन इगैलिटेरियन कैरेक्टर है उनका, ठीक है ना, क्लियर है। वो अगेंस्ट द डिग्निटी है, अगेंस्ट द डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट है ना, जहाँ पर राइट्स को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। तो भाई इन सोशल प्रैक्टिस के अगेंस्ट हमारा सोसाइटी क्या कर रही है, हमारा स्टेट भी ये चाहता है, स्टेट भी क्या चाहता है कि ये सारी प्रैक्टिस क्या हो, ख़त्म हो। वहीं पर हमारी सोसाइटी खुद भी यही चाहती है, समझा क्या। तो भाई हमारे यहाँ जो सोसाइटी है, सोसाइटी भी यही चाहती है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो और हम क्या हो, हम आगे बढ़े, कैसी, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी बढ़े, प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो, मतलब एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होती है हमारे यहाँ, क्लियर है, एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच हो। तो इसीलिए तो स्टेट इंटरवीन करके ये सब चीज़ें करता है, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, इंडियन सेकुलरिज्म क्या बोल रहा है, इंडियन सेकुलरिज्म किस चीज़ का स्टैब्लिशमेंट करता है, इंडियन सेकुलरिज्म स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है एक इगैलिटेरियन सोसाइटी। ये सब करके हम क्या करना चाहेंगे, हम एक स्टैब्लिश करेंगे किसको, एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को। इगैलिटेरियन सोसाइटी क्या होती है, जहाँ पर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाता है, सब एक बराबर होते हैं, सबके बराबर अधिकार होते हैं, है ना। मतलब हम किस प्रिंसिपल्स को परफॉर्म करते हैं, हम उन प्रिंसिपल्स को परफॉर्म करते हैं जो क्या होती हैं, लिबरल होती हैं, प्रोग्रेसिव होती हैं, है ना, और जो इगैलिटेरियन वैल्यूज़ को प्रमोट करें, है ना। ऐसा हम कब करते हैं भाई, रिफॉर्म्स करके। जैसे कि एग्जाम्पल इसका टेम्पल एंट्री, है ना, टेम्पल एंट्री और ट्रिपल तलाक, ये सब एग्जाम्पल्स, जिसके कारण क्या होता है, सोसाइटी क्या बन रही है, प्रोग्रेसिव बन रही है। और ये हमारा सेकुलरिज्म बहुत अच्छा है जो इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है और क्या कर रहा है, इनको लिबरलाइज कर रहा है, समझा क्या। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे समझ लो, हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिटी बेस्ड जो राइट्स होते हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं क्या, कम्युनिटी बेस्ड राइट्स होते हैं, जो रिलीजियस माइनॉरिटी है उनका भी, है ना, कम्युनिटी बेस्ड, सिर्फ मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहा है, कम्युनिटी बेस्ड जो राइट्स होते हैं, है ना, काहे को, फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज, माइनॉरिटी रिलीजन्स, हम उनके भी जो माइनॉरिटी रिलीजन्स है ना, उनके भी जो कम्युनिटी बेस्ड राइट्स है उनको भी एक्सेप्ट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, समझा क्या। हर पर्सन इक्वली एंटाइटल्ड है, काहे का, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन, है ना। ये बात हमको पता है, ये सब चीज़ें याद करो कि भाई हमारे जो फंडामेंटल राइट वाला जो पार्ट है उसमें ये सब चीज़ क्लियर कट डिफाइंड है, क्लियर कट आपको एक्नॉलेज किया गया है ना। तो फाइनली वो वाला पॉइंट बोल करके आप समझ जाओगे, ये सारे पॉइंट आप लिख करके बता दोगे कि भाई ये सब हमारे जो इंडियन सेकुलरिज्म है उसके फीचर्स हैं, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट अपन को समझना है कि भाई ये है इंडियन सेकुलर, है ना, एक इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, बट ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके कारण क्या है, ये फैक्टर्स क्या है, एज अ थ्रेट है किसके लिए, इंडियन सेकुलर, ठीक है ना, जो इंडिया का सेकुलरिज्म है उसके लिए ये एज अ थ्रेट है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको लेकर के आप बोल सकते हो कि भाई ये सारे फैक्टर्स इंडियन सेकुलरिज्म के लिए थ्रेट होते हैं, समझा क्या, फैक्टर्स थ्रेटनिंग, है ना, थ्रेटनिंग क्या, सेकुलरिज्म इन इंडिया, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते थे कि वो अब सेकेंड क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस थ्रेट्स टू सेकुलर डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, है ना, वेरियस थ्रेट टू सेकुलर डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी जो एक इंडिया एक सेकुलर डेमोक्रेसी इसको हटाने का कोशिश करते हैं, मतलब इसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो सबसे पहले बताओ आप क्या इसमें ऐसे कौन कौन से होगा, तो जिसको सबसे पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ जिसको बोलते हैं पॉलिटिक्स जो इंडिया में चलती है ना,
पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन। अब ये पॉइंट क्या है पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन वाला? अब ये जो पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में, वो क्या करती हैं, रिलीजन को यूज करती हैं, कास्ट को यूज करते हैं, है ना, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। इससे क्या होता है, सोसाइटी पोलराइज होती है, सोसाइटी को ये क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के साथ साथ ये जो सेकुलर वैल्यूज है उसको क्या करते हैं, अंडरमाइन करते हैं, है ना। जो अंडरमाइन करने के कारण क्या होता है, सोसाइटी का जो फ्रेगमेंट है वो कमजोर होता है। सोसाइटी का फ्रेगमेंट कमजोर होगा किसके आधार पर, ये कौन से टूल्स का यूज कर रहे हैं, रिलीजन को। भाई मतलब रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स जो होती है ना, उसको यूज करते हैं और जो सोशल फैब्रिक है उसको कमजोर करने का कोशिश करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सोसाइटी पोलराइज होती है। पोलराइज मतलब समझते हो, बटती है, एक दूसरे से डिवाइड होकर के लोग अलग 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 थलग होने लगते हैं। इसको बोलते हैं पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, जो कि सबसे बड़ा रीजन है हमारे सेकुलरिज्म के लिए, सबसे बड़ा एक थ्रेट की तरह जो इमर्ज हो रहा है। दूसरा क्या बोल रहा हूँ, कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म समझते हो भाई? कम्युनलिज्म एक ऐसी स्टेट होती है जिसके कारण क्या होता है, अलग अलग रिलीजन जो फॉलो करते हैं वो अपने इंटरेस्ट दूसरे रिलीजन के इंटरेस्ट से डिफर समझते हैं। और एक इसका जो एक्सट्रीम फॉर्म होता है कम्युनलिज्म का, जहां पर दोनों को एग्जिस्ट भी नहीं हो सकते, इसको बोलते हैं कम्युनलिज्म। जैसे हिंदू और मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम में अगर हम समझे कि भाई अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों कम्युनिटी को, दोनों रिलीजन को ऐसा लगने लगे कि भाई मुस्लिम्स के इंटरेस्ट अलग है, हमारे इंटरेस्ट अलग है, समझ में क्या? आप वो सेकुलर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, वो भी अलग है ना, रिलीजियस इंटरेस्ट तो अलग है ही, सेकुलर इंटरेस्ट भी आपके अलग है, हमारे अलग है। और इसका एक्सट्रीम फॉर्म जब बढ़ता है तो उसमें तो ये भी होता है कि भाई आपका एग्जिस्टेंस हमारा एग्जिस्टेंस को एग्जिस्ट नहीं हो सकते, मतलब एक साथ हम दोनों ही एग्जिस्ट नहीं हो सकते। तो कम्युनलिज्म के ही एक्सट्रीम फॉर्म के कारण सेपरेटिज्म होता है, समझ में आ गया? जो टू नेशन थ्योरी, जो जिन्ना और ये जो पाकिस्तान बना था, कम्युनलिज्म का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है ना। लेकिन क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है एट प्रेजेंट, कम्युनलिज्म बहुत तेजी से बढ़ता है, समझा क्या? अब जब कम्युनलिज्म होता है तो भाई सेकुलरिज्म क्यों लाया गया, ताकि हार्मनी हो, ताकि ब्रदरहुड हो, चाहे ताकि फ्रेटर्निटी हो। बट कम्युनलिज्म क्या करता है, पोलराइज करता है ना। ये जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन होती है, ये पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन एक्चुअली में करती क्या है, ये कम्युनलिज्म को प्रमोट करते हैं, समझा क्या? मतलब अब कम्युनलिज्म अगर जब बढ़ता है तो क्या होता है कि भाई कम्युनल में जो कम्युनिटी है ना, जो कम्युनिटी होती है अपने अपने पीसफुल तरीके से रहने के लिए झिझकती है, और कम्युनल टेंशन्स बढ़ते हैं इससे। कम्युनल टेंशन्स बढ़ेंगे मतलब फ्रेटर्निटी, जो ब्रदरहुड की हम बात करते हैं वो सब हो नहीं सकता, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता। तो भाई थ्रेट हो गया कि नहीं हो गया इस सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए? हाँ, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट हो गया सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए, समझ में क्या? ये हैम्पर करता है किसको, जो हमारा सेकुलरिज्म है उसको हैम्पर करता है, ठीक है। तो ये पॉलिटिक्स बेस्ड रिलीजन जो होती है, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन जो होती है, वो एक्चुअली में किसको प्रमोट करती है, वो कम्युनलिज्म को होती है। कम्युनलिज्म के कारण क्या होता है, पोलराइजेशन होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वही थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट बोलते हैं कि लिमिटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म, लिमिटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है ना। अब लिमिटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि भाई जो इंडिया में सेकुलरिज्म हो रहा है उसका इंटरप्रिटेशन कहाँ तक सीमित है, उसका इंटरप्रिटेशन सीमित है सिर्फ स्टेट तक। स्टेट ही इन पॉलिसीज को परस्यू करता है और इनको प्रमोट करता है। जो रिलीजियस आइडेंटिटीज होती हैं, सब कल्चरल जो डिफरेंस होते हैं इंडियन सिटीजन्स के, वो कहीं जो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनको क्या करती है, थोड़ा सा फ्रेगमेंट हो जाती है, समझ में क्या? भाई मतलब क्या है इसका कि ये जो इंटरप्रिटेशन की बात करता है ये कन्फाइंड है ना, कन्फाइंड टू स्टेट, है ना। ज़्यादातर ये कौन फॉलो करता है, स्टेट ही फॉलो करते हैं। बट जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनको ज़्यादा थोड़ा अपने आप को डिस्टिंक्ट समझते हैं, है ना। जो ग्रुप्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो एक दूसरे से दूर ही रहना पसंद करते हैं, है ना। आप देखो जैसे कि एक मदरसा ले लो और एक टेम्पल ले लो, तो भाई कायदे से इनको सेकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करके एक दूसरे से हारमनी में काम करना चाहिए। बट देखा ऐसा जा रहा है कि एट प्रेजेंट क्या हो रहा है
दोनों सेपरेट, अपने आप को सेपरेट ही करते हैं और अपने एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ क्या हो रही है, डिस्टेंस बना करके रखना चाह रही है। तो भाई ये सिर्फ ये जो कंसेप्ट होता है वो स्टेट ही फॉलो, और इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी स्टेट को ही ये डायरेक्शन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर इसको कौन फॉलो करता है, स्टेट ही फॉलो करता है। जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेट के अलावा जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी कम्युनिटीज़ को और उन इंस्टीट्यूशंस को एक दूसरे से सेपरेट रखने की बात करते हैं। समझ में आ गया थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी से, थर्ड पॉइंट क्लियर है? ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा हूं मैं, जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर, जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर। अब इसमें समझो क्या बोल रहा हूं, क्या हो गया, देखो स्टेट ने कहीं ना कहीं, स्टेट की फेलियर है कि वो एक जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर प्रोवाइड नहीं कर पाए। जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर मतलब समझ तो, जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर मतलब जो भी इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिस्टम है आप उसको वेल तरीके से मैनेज करो, जिससे क्या हो कि भाई लोगों को रोजगार मिले। लोग इन सब चीज़ों में अगर जब खाली दिमाग रहता है आदमी का, कुछ करता नहीं है, तो वो जल्दी से थोड़ा सा रेडिकलाइज हो जाता है। तो भाई सरकार का फेलियर था कि वो एक जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं बना पाया, पॉवर्टी को एलिमिनेट नहीं कर पाया, है ना, और जिससे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाया, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये यूथ आसानी से रेडिकलाइज हो जाते हैं और फिर ये सेकुलरिज्म के लिए क्या हो जाते हैं, खतरा हो जाते हैं। ये जो मासेस हैं, अगर इनको हम क्या नहीं करते, जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं, है ना, इनको हम पॉवर्टी को एलिमिनेट नहीं करते हैं, है ना, तो अब इनके अंदर क्या होता है, रिलेटिव डिप्रिवेशन की भावना आती है कि भाई हमको डिप्राइव्ड ऑफ करके रख दिया गया इस सोसाइटी में, कि जो मेन स्ट्रीम से हम अलग थलग हो गए। तो उनका जो फेथ होता है इंडिया की पॉलिटी पर, वो कमज़ोर हो जाता है। समझा क्या? और इसके अलावा क्या होता है, जब आप बेसिक नेसेसिटीज़ को जब अगर वो बेसिक नेसेसिटीज़ को भी अवेल नहीं कर पाते हैं, समझ में क्या, तो फिर वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे सेकुलर वैल्यूज़ को, ठीक है। और उसके कारण क्या होगा, फिर वही थ्रेट होगा, क्योंकि आसानी से रेडिकलाइज हो जाएंगे, आसानी से इनको मिस चैनलाइज किया जा सकता है। तो भाई उसके कारण जो कि करा जा रहा है, तो भाई ये भी किसका फेलियर है, स्टेट का ही फेलियर है। ठीक है, आपने एक जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं प्रोवाइड किया। जब आपने एक जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर नहीं प्रोवाइड किया, तो उसने क्या किया, जो सेकुलरिज्म है उसका, उसके लिए सीरियस सेटबैक की तरह काम किया, है ना। ये क्या करता है, सीरियस सेटबैक टू सेकुलरिज्म। ठीक, ये था आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता हूं मैं, फिफ्थ पॉइंट समझो। फिफ्थ पॉइंट जिसको मैं बोलता हूं कि हमारे यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो डिफेक्टिव हो गया, है ना। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा हूँ, डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम। ठीक, अब ये डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम का मतलब क्या है कि भाई हमारा एजुकेशन सिस्टम ने क्या कर दिया है, देखो कायदे से क्या करना चाहिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो जो सेकुलर आइडियाज़ हैं उनको लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट कर सके, है ना। ये जो सेकुलर आइडियाज़ है, लिबरलिज्म है, एक दूसरे के बीच में जो फ्रेटर्निटी होनी चाहिए, एक दूसरे के जो कम्युनिटीज़ हैं उनके बीच में एक ब्रदरहुड की फीलिंग्स आनी चाहिए, है ना। इन सब को क्या बोल रहे हैं हम, सेकुलर आइडियाज़। हमारा एजुकेशन सिस्टम ने इन पर फोकस नहीं किया ज़्यादा, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा जो लोग हैं, जो यूथ्स निकलते हैं, उनके दिमाग में ये जो सेकुलर वैल्यूज़ हैं उनकी छवि थोड़ी सी नहीं रहती है। जब उनकी सेकुलर आइडियाज़ को इनकलकेट नहीं किया गया है, तो भाई उनके अंदर जो फीलिंग होगी म्यूचुअल गिव एंड टेक की, तो वो जो म्यूचुअल गिव एंड टेक की फीलिंग होगी वो नहीं रह पाएगी। वो नहीं रह पाएगी तो भाई आपको पता है कि वो थ्रेट रहेगा एक सेकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, कि नहीं रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो डिफेक्टिव हो गया है ना। जो कि क्या करना चाहिए, जिसको पीपल में सेकुलर जो वैल्यूज़ हैं, सेकुलर आइडियाज़ हैं, उनका काम था इनमें, ये जो लोगों के दिमाग में इन वैल्यूज़ को इनकलकेट करना। बट क्या हुआ कि भाई एजुकेशन सिस्टम वो काम नहीं कर पाया, समझ में गए। ये जो सेकुलर आइडियाज़ हैं, सेकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको फुलफिल नहीं कर पाया। मतलब जो भी ये आइडियाज़ और वैल्यूज़ हैं उनको लोगों के दिमाग में फिट कर देना, ये सब में फेल रहा है, समझ में गया। तो भाई जब आप, यही तो लर्निंग होती है ना, यही स्टेज तो है, यहीं से तो आप सब कुछ सीखते हो
जब यहाँ पर ही आप फेल हो जाओगे, यहीं पर ही आपने फेलियर कर दिया और एक बार ये उस स्टेज से गुजर जाएंगे तो फिर बाद में तो फिर कोई आप कुछ भी करो, उनका जो दिमाग है उसको आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो भाई एजुकेशन सिस्टम का फेलियर ये एक बड़ा रीज़न है, ठीक है ना। नेक्स्ट फिफ्थ हो गया। 6 पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, 6 पॉइंट मैं बोल रहा हूँ कि माइनॉरिटी ग्रुप में परसेप्शन बन गया है ना, मतलब परसेप्शन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप, किस चीज़ को लेकर के, अब समझो इसको, परसेप्शन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। परसेप्शन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप का क्या बोला, जैसे कि एजुकेशन है, जॉब्स है, ठीक है ना, इसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है ना, जो कि हमारे यहाँ पर सोसाइटी में एग्जिस्ट होती है। इसके कारण क्या होता है, जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो अपने आप को जो मेन स्ट्रीम है उनसे अलग थलग समझने लगती है। जो रिलेटिव डेप्रिवेशन की भावना है वो थोड़ा सा क्या होता है, वो इनमें बहुत ज़्यादा आने लगती है। इसके साथ साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो भी ढंग से कभी कभी काम नहीं कर पाती है ना। उसको क्या करना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, बट ये क्या होती है कि कभी कभी पार्शल इसका रवैया देखा जाता है। ऐसा देखा गया है जब कम्युनल राइट्स होते हैं ना, जब कम्युनल राइट्स होते हैं तो उस केस में हमको ये देखने में मिला है कि जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज होती हैं उनमें पार्शियल ओरिएंटेशन होता है ना, किसी चीज मतलब कायदे से इम्पार्शियल बिहेवियर होना चाहिए कम्युनल राइट्स के समय में। बट ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे क्या हो गया कि भाई इम्पार्शियल बिहेवियर नहीं था, पार्शली वो कहीं ना कहीं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पक्ष में ये इंक्लाइंड थे। इससे क्या होता है, और इसके अलावा देखो एजुकेशन, जॉब और फिर जो भी प्रिजुडाइज हैं और जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि इन कम्युनिटीज़ को ये परसीव करते हैं इन डिफरेंसेस को और अपने आप को थोड़ा सा रिलेटिव डिप्राइव्ड ऑफ समझते हैं दूसरी कम्युनिटी या फिर मेजॉरिटी कम्युनिटी या फिर मेन स्ट्रीम कम्युनिटी बोल लो उनके कंपैरिजन में। तो भाई जब ये फीलिंग ऑफ, ये माइनॉरिटी ग्रुप की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर मेनली माइनॉरिटी ग्रुप में जिसमें एग्जांपल दिया जाता है वो मुस्लिम्स में है ना। मुस्लिम्स में ऐसा परसेप्शन बन जाता है कि भाई कम्युनल राइट्स होगा तो फिर हमको हमारे पक्ष में बायस नहीं रहेगी सरकार, है ना, मतलब सरकार को इम्पार्शियल रहना चाहिए बट सरकार कैसी रहती है भाई, बायस्ड रहेगी कहीं पे। तो ऐसा मतलब बहुत सारे, सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम्स में ऐसा मतलब परसेप्शन बनता है। नेक्स्ट जैसे क्रिश्चियंस में भी ये सब चीज़ें डेवलप हो रही है, ठीक है ना। तो भाई ये जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं इन पर ये जो रिलेटिव डिप्रिवेशन की भावना है ये इमर्ज होती है। जब ये इमर्ज होती है तो भाई ये थोड़ा सा अलग थलग अपने आप को डिस्टेंस बना करके रखेंगे, किससे, मेन स्ट्रीम से। तो वही बात हो गई, जब आप डिस्टेंस बना करके रख रहे हो तो आप याद करो ब्रदरहुड और ये सब चीज़ों में हम ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाएंगे। जब ये सब चीज़ें हम ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाएंगे तो एंड रिजल्ट आपको पता है क्या होगा कि जो सोशल फैब्रिक है, जो सोसाइटी का एक फैब्रिक होता है वो कमज़ोर होगा। जो सोशल कैपिटल होना चाहिए वो सोशल कैपिटल आपका कमज़ोर होगा। जब ऐसा होगा तो क्या वो थ्रेट होगा हमारे सेकुलर डेमोक्रेसी के लिए, बिल्कुल वो थ्रेट होगा। समझ में क्या। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, 7th पॉइंट जिसको मैं बोल रहा हूँ रिलीजियस इंटॉलरेंस, है ना, रिलीजियस इंटॉलरेंस। अब ये रिलीजियस इंटॉलरेंस का मतलब क्या है, रिलीजियस इंटॉलरेंस का मतलब ये है कि भाई एक रिलीजन के प्रति दूसरा रिलीजन इनटॉलरेंट हो जाए, मतलब एक रिलीजन के जो व्यूज़ हैं, परसेप्शंस हैं वो दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं है ना। भाई आपका सब एक बिहेवियर होना चाहिए, एक एटीट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस का एटीट्यूड होना चाहिए। कैसे कि आपके परसेप्शन, आपके व्यूज़ की पूरी तरीके से रेस्पेक्ट होनी चाहिए, आप तभी तो भाई आपका पक्ष जानेंगे लोग। लेकिन क्या हो रहा है अभी, क्या होता है कि भाई बहुत सारे रिलीजियस जो रिलीजियस ग्रुप हैं एक दूसरे के प्रति क्या हो रहा है, इनटॉलरेंट होते जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के व्यूज़ को, परसेप्शंस को मतलब सम्मान नहीं देते हैं और उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसके कारण क्या होता है, कम्युनल टेंशंस बढ़ते हैं। कम्युनल टेंशंस बढ़ेंगे और जिसके कारण फिर बाद में आपको पता है कम्युनल राइट्स वगैरह भी हो जाते हैं और जो आपको पता है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हाँ भाई इन सब चीज़ें, ये सब कंबाइंडली क्या कर रही हैं, ये जो आपको बताया 1 2 3 इधर पे 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये सब पॉइंट मिल करके क्या होती है, हमारे जो सोशल फैब्रिक है उसको कमज़ोर करने का कोशिश कर रही हैं। सोशल फैब्रिक कमज़ोर हो रहा है मतलब इंडिया का जो हम
जिस वैल्यू पर इंडिया प्राउड करता है सेकुलरिज्म का वैल्यू, वो सेकुलर वैल्यूज भी हमारे क्या हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। समझ में क्या? तो भाई इस कारण क्या हो रहा है कि इंडिया का सेकुलरिज्म के लिए ये सारे फैक्टर्स एज अ थ्रेट इमर्ज हो रहे हैं। समझ में क्या? क्लियर है ना? तो भाई ये सब हमने देख लिया, कुछ फैक्टर्स थे। तो यहाँ पर जो सेकुलर वाला टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट होता है। सेकुलरिज्म में आपको पहले डिफरेंस पता होना चाहिए, इंडियन सेकुलरिज्म के फीचर्स पता होना चाहिए, थ्रेट्स पता होना चाहिए, और इसके बाद जो भी आपका करंट अफेयर वाला टॉपिक होगा वो आप अपडेट कर लेना। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो टाइम था वो हमारा हो जाएगा। क्लियर है?